हाँ, महाराज विराट इसके पाटीदार की खेती। चंद्रपाल जी मेरी आवाज आ रही है? जी। बना के दे भी बना चंद्रपाल जी मेरी आवाज आ रही है क्या? चंद्रपाल जी हाँ जी भाई साहब, नहीं आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है? आ गई हैं? अब आ रही है। ठीक है, आज मेरी आवाज आ रही जी? करे शुरू? हाँ जी करिए। हाँ तो हम समुद्रगुप्त के ऊपर थे। समुद्रगुप्त इस वंश का, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 335 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक, हमारी किताब में जो है वो 380 ईस्वी तक दे रखा है, जिसको हम काट के हमें करेक्शन करना है। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासक रहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने उस समय लगभग संपूर्ण भारत के ऊपर जो है वो संपूर्ण भारत के शासकों को इसने पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी का स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसको हम दूसरा भी नाम इसको जाना जाता है, जिसे कहते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। शासकों के ऐसे अभिलेख जो उनकी गौरव गाथा का बखान करते हैं, उनको हम प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। अशोक के द्वारा इलाहाबाद में एक अभिलेख जो है वो बनवाया गया था। उसी अभिलेख को जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है उसी में अपना लेख लिखवा दिया था। इस लेख को लिखने वाला जो है इस समुद्रगुप्त का मंत्री जो है उसने लेख लिखा था, संस्कृत भाषा में ये लेख है। तो मेन चीज जो है वो ये याद रखने की है कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का स्रोत जो है वो इलाहाबाद अथवा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त ने एक दिग्विजय अभियान जो है वो प्रारंभ किया था। इस दिग्विजय अभियान के अंतर्गत उसने संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के बनवाए थे जिससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। पहले जो सिक्के हम बात करते हैं वो है अश्वमेध पराक्रम नामक सिक्के हैं, जिसमें उसने अश्वमेध का घोड़ा वगैरह दिखा रखा है। तो मतलब ये साबित करता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अश्वमेध पराक्रम नाम के सिक्के बनवाए थे। अश्वमेध जो है वो महान जो है वो कह सकते हैं कि संगीत में भी रुचि रखता था। इसे कविराज की उपाधि दी गई है क्योंकि इसके कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिसमें ये वीणा बजा रहा है। इस वीणा बजाने के कारण समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो मतलब इसका व्यक्तित्व दो प्रकार का था। एक तरफ ये महान शासक था, शक्तिशाली शासक था, इसने पूरे भारत पर विजय भी प्राप्त की, साथ में संगीत में रुचि रखता था, इसे कविराज भी कहा गया। ये वीणा बजाने का जो है वो शौकीन था। तो वीणा प्रकार के सिक्के जो है वो किसके प्राप्त हुए हैं? वो समुद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं। कविराज की उपाधि जो है वो इसको दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो इसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में।
335 से 375 ईस्वी तक शासक रहा। भारत का नेपोलियन कहलाता है। लगभग संपूर्ण भारत के ऊपर इसने विजय प्राप्त की थी। दिग्विजय अभियान इसने चलाया था। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध पराक्रम नाम के सिक्के इसके प्राप्त हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और साथ ही ये वीणा बजाने का शौकीन था। ये जानकारी हमें इसके जो वीणा बजाते हुए जो इसके सिक्के मिले हैं उनसे हमें मिलती है। 375 से 380 के बीच में जो है वो रामगुप्त शासक राज, जिसका हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 380 ईस्वी में इस वंश का जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक, दूसरा प्रतापी शासक हुआ, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब 380 ईस्वी में जो शासक बना, 380 से 412 ईस्वी तक शासक रहा, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में एक चीनी यात्री फाहियान के द्वारा भारत की यात्रा की। फाहियान ने भारत के में इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बैठा, भाग लिया और इस गुप्त शासन, गुप्त साम्राज्य, मैं बताता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान नामक एक चीनी विद्वान आया था, जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम था फोकाउकी। ये किताब उसने लिखी थी। तो मेन चीज याद रखने है कि फाहियान किसके समय में भारत आया। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल 380 से 412 ईस्वी के बीच में रहा था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी क्योंकि इसने उस समय एक शक्तिशाली जाति थी शक। तो इसने शकों को पराजित किया था। शकों का अरि, सकारी कहते हैं इसको, शकों का अरि मतलब दुश्मन था, इसीलिए इसने शकों को पराजित करके उपाधि धारण की जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण करी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई। इसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, इसने प्रभावती गुप्त का जो विवाह है वो वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ विवाह किया था, और रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात इसने वाकाटक वंश के राज्य पर भी इसका अधिकार हो गया था। इसने अपनी उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन को गुप्त वंश की राजधानी, दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वो बनाई गई थी। ज्यादा अपने को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बना था। इसे विक्रमादित्य कहा जाता है क्योंकि इसने शकों का दमन किया था, शकों को पराजित किया था। इसके समय में महान चीनी विद्वान फाहियान जो है वो भारत में आया था। अब एक और अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी देखेंगे कि इसके दरबार में नवरत्न होते थे। कालिदास, जहां हम बात करते हैं महान विद्वान जो है वो कालिदास इसी के दरबार का एक नवरत्न था। तो कालिदास इसी के दरबार में था। और साथ में हम बात करेंगे कि इसने इसकी उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके पश्चात जो अगला शासक है वो आता है कुमारगुप्त। एक ही चीज याद रखनी है, एक छोटा क्वेश्चन बनेगा इससे सिर्फ, और वो ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा जिला है, वहां पे नालंदा नामक एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई? कुमारगुप्त के समय में हुई थी। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, कुमारगुप्त का शासन का जो है 414 से 455 ईस्वी के बीच में रहा था, और इसी के कार्यकाल में जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके पश्चात जो शासक आया उसका नाम था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने जो सुदर्शन झील जो है उसका पुनर्निर्माण करवाया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। गुजरात के अंदर है, और गुजरात में जूनागढ़ जिले में सुदर्शन झील थी, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका निर्माण किया गया था। और इसका जीर्णोद्धार जो है वो
स्कंदगुप्त के समय किया गया था। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूण जो शक्तिशाली जाति थी उसको स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया था। तो दो चीजें हो गई। पहली चीज, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया। दूसरी चीज, हूण जो शासक थे, हूण वंश के जो मतलब बाहरी जाति थी, आक्रांता जाति थी, उसको पराजित किसने किया? स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया। ये अंतिम महत्वपूर्ण इस वंश का शासक था। अब वही चीज आ जाएंगी, गुप्त वंश की सामाजिक व्यवस्था और गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों पे हम बात करेंगे। जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो जैसे हमने मौर्य वंश की सामाजिक व्यवस्था देखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम गुप्त वंश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिख देंगे। गुप्त वंश की सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो वही महिलाओं की बात आती है। सबसे पहले बात आती है जो समाज जातियों की, वर्णों की। हम बताएंगे कि गुप्त समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधार पर आधारित होती थी। समाज में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ होता था, वही क्षत्रियों का काम जो है वो युद्ध करना होता था, वैश्य व्यापार वाणिज्य करते थे, शूद्रों का कार्य बाकी वर्णों की सेवा करना होता था। यही हमें गुप्त वंश की जो सामाजिक व्यवस्था में हमें लिखना है, बिल्कुल एज इट इज जैसा कि मौर्य काल में हमें था। फिर आता है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति मुगल काल या मुस्लिम काल की तुलना में अच्छी थी। पर्दा प्रथा उनको नहीं करना पड़ता था, पुनर्विवाह की उनको अनुमति थी, उनको शिक्षा प्राप्त करने का उनको अधिकार होता था। सभी धार्मिक कार्यों में स्त्रियां जो है वो पुरुषों के साथ बैठती। वो सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल एज इट इज हमें बतानी है। जो गुप्त मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था का देखा था, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमें गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है। बहुत कोई कुछ भी जैसा अंतर नहीं आया था, बट अगर हम देखें तो उस गुप्त काल के अंदर जो है वो बात करें तो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को जो है वो प्रभाव बढ़ा था, जबकि मौर्य काल में बौद्ध धर्म जो है वो शीर्ष पर था। अब दूसरी चीज इसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में एक क्वेश्चन छोटा बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए सांस्कृतिक हम देखें स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, गुप्त युग को स्वर्ण युग कहते हैं भारत का। इस समय सांस्कृतिक दृष्टि से इतनी उपलब्धियां हमें मिलती हैं जो इसको स्वर्ण युग बनाती हैं। सबसे पहली चीज कि कालिदास जो कि संस्कृत के महान विद्वान थे, जिन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश जैसे महाकाव्य उनके द्वारा लिखे गए, वो गुप्त काल में ही वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास जो है वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त काल में थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उन्हीं के द्वारा अभिज्ञान, शकुंतलम है, रघुवंश है, या ये ग्रंथ जो है द्वारा लिखे गए। एक मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ किताब थी, उसके लेखक शूद्रक जो है वो भी गुप्त काल में ही थे। तो शूद्रक भी गुप्त काल के ही विद्वान थे जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक विद्वान किताब लिखी थी। तीसरे इस काल में ही जो अगर हम बात करें वो जो विद्वान थे वो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के जो लेखक थे, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी काल में ही थी। चौथा है आर्यभट्ट, राहमीर और ब्रह्मगुप्त। ये महान गणितज्ञ और खगोलविद थे जो कि गुप्त काल के समय ही इनका जन्म हुआ था। दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार, ये सब गुप्त काल में ही हुए थे। दशमलव प्रणाली जिसको आज हम बात करते हैं कि भारत ने दुनिया को दिया था, वो दशमलव प्रणाली गुप्त काल में ही आई थी। वराहमिहिर जो महान गणित का विद्वान खगोलविद था, ज्योतिष विज्ञान था, वो भी गुप्त काल में ही था। ब्रह्मगुप्त जो है वो भी गुप्त काल में था। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम बताएंगे कि कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उनकी रचना हुई थी। अमर सिंह जो अमरकोश का रचयिता था वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहता था। तो हम कह सकते हैं कि कालिदास से लेके कालिदास हो या बात करें शूद्रक हो या ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ये सब जो है महान विद्वान जो है वो गुप्त काल में ही ये हमें कहते हैं।
अब ये गुप्त काल लगभग हमारा पूरा हो गया, इसके अलावा गुप्त काल में हमें कुछ नहीं दे रखा। अब माइक ऑन कर दीजिए, मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है विद्यार्थियों के वो जवाब देंगे। सभी के माइक ऑन कर दीजिए, हाथ ऊपर करें उसको। उससे पहले मैं सूर्य प्रकाश जी आए हैं टोपरिया जिला हनुमानगढ़ से, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सूर्य प्रकाश जी का परसों एक क्वेश्चन था, बीच में हमारा कट गया था, तो अगर सूर्य प्रकाश जी लाइन पे हैं तो आप वो परसों वाला प्रश्न पूछ सकते हैं। सूर्य प्रकाश जी हैं तो परसों वाला क्वेश्चन पूछना है, परसों वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा था ना। परसों वाला प्रश्न पूछिए सर, जो भी बच्चा हाथ ऊपर करे उसका माइक ऑन करके जी इनका होमवर्क और बता दीजिए। सोनी जी। जी जी सर, कर दिया सर। सभी बच्चों को जो होमवर्क करना है ना जी, वो करना है। एक तो गुप्त काल और मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में भेजना है सभी को। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है वो करना है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां की व्याख्या कीजिए, लघुत्तरात्मक सवाल गुप्त काल ये की करके सांस्कृतिक भेजना व्याख्या। है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में व्याख्या कीजिए और एक गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताइए। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रश्न को वो नोट ये कर दो लें। क्वेश्चन करके भेजेंगे, गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था और गुप्त काल के सांस्कृतिक जीवन। इन दो क्वेश्चन को हमें, सांस्कृतिक उपलब्धियां, इन दो क्वेश्चन को हमें करके भेजना है। लिख लीजिए। अब हाथ ऊपर करके प्रश्न पूछने दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए इनकी। जी अभी करें। भाई जिसको भी प्रश्न पूछना है वो एक बार हाथ ऊपर पे माइक अनलॉक कीजिए इनका। कर रहा हूँ सर। ओप्पो A7। हाँ अभी देखो सर। जी बेटा। कंप्यूटर से पढ़ाया तो एक मिनट, इनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है? पालाराम जी, योगेश मेरी आवाज आ रही है क्या? हाथ ऊपर करो बेटा अगर अब मेरी आवाज आ रही है तो। इनका माइक अनम्यूट कर दिया लेकिन हो नहीं रहा है। इन्होंने अनम्यूट नहीं कर रखा होगा। हाँ ये हो सकता है। बेटा अपनी आवाज को अनम्यूट करो आप। योगेश। हाँ कर दिया अनम्यूट, दोनों ने अनम्यूट कर दिया। हाँ 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 आप दोनों को पूछने दो। जी, पहले योगेश पूछ लेता है। जोर से बोलो भाई, बेटा जोर से। शायद इनकी आवाज नहीं आ रही है। चलो इतने अपने सूर्य बेटा जो भी प्रश्न, सूर्य प्रकाश जी की बच्ची है, हाँ, वो सवाल बोलिए। पूछिए। खोलिए उन। मेरा कोई सवाल नहीं है। तो कोई सवाल नहीं है। ये है क्यूकॉम बीटीडी, ये बच्ची पूछना चाह रही है इनसे। हाँ अभी कर। इनकी आवाज, आज के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी एक बार हो गया था इनका अनम्यूट। हाँ हाँ हो गया। हाँ पायल बताओ बेटा कौन सा सवाल? बाकी सबके माइक ऑफ कर दीजिए, सिर्फ इनका
इनका कर दिया, ये इनका कोई सवाल नहीं है, ये गर्दन हिला दी इन्होंने। हिमांशु कोई सवाल पूछना है बेटा? एक मिनट, हाँ बताओ, कोई सवाल पूछना है सर से? नो सर। कोई कुछ तो पूछा करो। हाँ चंद्रपाल जी, चलो ठीक है। जी ठीक ठीक। कल के लिए जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो चंद्रपाल जी का क्या लैपटॉप ऑफ हो गया बीच में, तो इस वजह से जो है उनकी वीडियो और ऑडियो जो है नहीं आ पा रही है। तो कल के जो क्वेश्चन है इनका होमवर्क इन्होंने बताया। एक तो गुप्त काल की सामाजिक विशेषता या सामाजिक व्यवस्था कौन कौन सी थी, ये प्रश्न आप नोट कर लें। गुप्त काल की सामाजिक विशेषता। और दूसरा प्रश्न है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहला प्रश्न है गुप्त काल की सामाजिक विशेषता, जिसको भी सुनाई नहीं दे रहा वो हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अनम्यूट कर देता हूं। पहला प्रश्न है गुप्त काल की सामाजिक विशेषता और दूसरा प्रश्न है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी इन दोनों का वर्णन करना है। आपका लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक में क्या होता है, 60 से 80 शब्दों में आपका इनका उत्तर देना होता है। अगर सबने ये प्रश्न नोट कर लिए तो आप हाथ खड़े करें। प्रश्न नोट हो गए? मुस्कान नोट हो गया? दोबारा बोलूं? पहला प्रश्न है गुप्त काल की सामाजिक विशेषता और दूसरा है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देने हैं। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो ना? यस सर। माइक ऑफ। जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो एक बार हाथ खड़ा करो। पायल लिख लिया प्रश्न बेटा? बेटा आपने नोट कर लिया प्रश्न? सूर्य प्रकाश जी की लड़की? हाँ। ठीक है, कल इसका उत्तर जो है आप आपके पास सूर्य प्रकाश जी को दे देना, वो फोटो खींच के भेज देंगे मेरे पास। ठीक है सर आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी, पर कल से मैं पूरी ज्वाइन करूंगी, तब कल से सवाल पूछना शुरू कर दूंगी। जी जी जी। 5 बजे आप जुड़िए। 5 बजे का टाइम है क्लास का, 5 बजे आप जुड़ जाइए। 5:40 तक ये क्लास होगी, उसके बाद में दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा आप सबको। और विक्रम जी बच्चों को भी जोड़िए स्कूल के। एक मिनट, हाँ अब बताइए। एक मिनट। भाग लिया था जी। और आज भी सर एक गुरुजी थे अशोक जी, मैथ के थे। आज मैथ की मैंने बोला था कि मैथ की क्लास होगी, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैथ की वजह से आज 2 बच्चियों ने भाग लिया था और एक मैथ के गुरुजी हैं अशोक कुमार जी, वरिष्ठ अध्यापक, उन्होंने भाग लिया था। चलो अब अशोक जी की क्लास क्या है? 4 ने भाग लिया था हम टोटल। मैथ की क्लास कल तो सामाजिक की चला देते हैं, चंद्रपाल जी का शायद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। और परसों उनकी जो है वो क्लास करें। अगर उनके पास बोर्ड वगैरह की फैसिलिटी है तो बच्चे समझ पाएंगे, सवाल हल कर पाएंगे। सर बात कर लेते हैं। हाँ आप बात कर लेना, ठीक है जी सर। कल सर लगभग 5 की संख्या हो जाएगी कल यहाँ से सबलगढ़ से। चलो सबलगढ़ से करो सर आप। 5 ही हो जाएंगे सर। चलो ठीक है सर। जी सर। थैंक यू सर। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। कल आप 5 बजे
दोबारा जुड़िए हमारे साथ सामाजिक विज्ञान के विषय पर, इसी टॉपिक पर, गुप्त काल और मौर्य वंश के ऊपर, इतिहास के इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे श्री चंद्रपाल यादव। और कल हम कोशिश कर रहे हैं एक दो पार्टिसिपेंट को और जोड़े जो आपको जो है आप अपना ज्ञान दे सके। हाँ चंद्रपाल जी। हाँ पूरी है सर। ठीक। और अगर किसी के पास ये वीडियो पूरी नहीं मिलती है ना, तो आप YouTube पे जाके जो है वो इसका लिंक जो है YouTube का वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। स्कूल का जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया जाएगा, बल्लूवास वाले में, जागीवाड़ा वाले में और इधर टोपरिया वाले ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आप वहां से इसको पूरा देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।